हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर। हम बात करने जा रहे हैं इंजेक्शन मोल्डिंग की, और इंजेक्शन मोल्डिंग का आज का जो लेक्चर है ये है पार्ट 2। पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 1 में हमने बात करी थी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग की और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के टाइप्स की, इंजेक्शन मोल्डिंग के वर्किंग स्टेप्स की या स्टेजेस की। आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल की, टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ क्यों करते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के कुछ मेन जो पैरामीटर्स होते हैं और उनके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल से। तो इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल क्या होती है? तो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था कि इस पूरे प्रोसेस को 4 स्टेजेस में हमने डिवाइड किया है, जो है क्लैंपिंग, इंजेक्शन, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन और इजेक्शन। अगर इस प्रोसेस पर हम ध्यान दें तो ये देखिए, ये क्लैंपिंग प्रोसेस हुआ यानी कि मोल्ड बंद हुआ, इसमें मटेरियल इंजेक्ट हुआ, अब अंदर इंसर्ट हुआ, कैविटी के अंदर मटेरियल गया। इसके बाद कूलिंग हुई और कूलिंग के बाद आएगा इजेक्शन। इजेक्शन में मोल्ड की ओपनिंग हुई और थ्रू इजेक्टर पिंस इस मटेरियल को बाहर निकाल लिया गया। ये 4 स्टेजेस होती हैं इंजेक्शन मोल्डिंग की, जो यहाँ पर दिखाई गई क्लिप में हमको दिख रही हैं। यही इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल कहलाती है। जैसे ही ये 4 स्टेज कंप्लीट होती हैं, इसके बाद फिर से ये प्रोसेस रिपीट होता है, क्लैंपिंग, इंजेक्शन, कूलिंग एंड इजेक्शन। ये प्रोसेस चलता रहता है और साइकिल्स आगे बढ़ती रहती है। यानी कि एक साइकिल की बात करते हैं तो एक साइकिल में 4 पार्ट आते हैं, क्लैंपिंग, इंजेक्शन, कूलिंग और इजेक्शन। ओके, तो अगर इन सारी चीज़ों की हम बात करें तो इन प्रोसेसेस के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि उस फाइनल प्रोडक्ट में कुछ सेकेंडरी ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, जैसे कहीं पर मशीनिंग या फिनिशिंग ऑपरेशंस हमें करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट की फिनिश है उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट भी तय की जाती है। तो फिनिशिंग ऑपरेशंस इसके बाद किए जाते हैं, लेकिन इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल। तो जब साइकिल की बात करें तो इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल टाइम की भी हम बात करेंगे। तो इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल का जो टाइम होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए हम इस पर कंसीडर करते हैं। अगर हमने मान लिया कि इंजेक्शन टाइम प्लस ड्वेल टाइम वो टाइम होता है जैसे जब हमने इंजेक्ट किया, जैसे ही हमने क्लैंपिंग के बाद, क्लैंपिंग मतलब मोल्ड को बंद किया और उसके बाद हमने मटेरियल को इंजेक्ट कर दिया, यानी इंजेक्शन कंप्लीट हो गया। इंजेक्शन के बाद भी हम स्क्रू को वापस नहीं ले जाते हैं, बल्कि मटेरियल को प्रेस करके रखते हैं। ठीक है, स्क्रू उसी जगह पर होल्ड रहता है कुछ देर के लिए, जिससे कि मटेरियल बैक ना आ पाए और उसकी प्रॉपर फिलिंग हो पाए। श्रिंकेज को भी ओवरकम करता है ये। तो जितनी देर के लिए हम इस स्क्रू रैम, जो स्क्रू रैम होता है, इसको हम उसी कंडीशन में रोक कर रखते हैं प्रेशर बना करके, उसको बोलते हैं हम ड्वेलिंग, और इस टाइम पीरियड को बोलते हैं ड्वेल टाइम। ओके, तो इंजेक्शन टाइम प्लस ड्वेल टाइम अगर हम बात करें, मान लिया ये T1 है, T2 है कूलिंग टाइम, यानी कि जितना टाइम कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन में लग रहा है। T3 वो समय है जितने समय में प्रोडक्ट को मोल्ड से निकाला जाता है, उसमें लगने वाला समय। और T4 समय है जो मोल्ड को ओपन करने में और क्लोज करने में लग रहा है। अगर इन सारे टाइम्स की हम बात करें और इनका टोटल कर दें तो जो समय मिलता है उसी को हम बोलते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल टाइम। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारे के सारे टाइम्स जो होते हैं ये सेकंड्स में होते हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा समय लेंगे तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, तो ये सारे जो समय होते हैं इन सबको जोड़ने पर हमको मिलता है इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल टाइम। अब ये समय किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल का जो टोटल टाइम है ये किस पर डिपेंड करता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ये जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा वो हैं वॉल थिकनेस ऑफ प्रोडक्ट। अगर थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है ये टाइम बढ़ेगा। ऐसे ही कूलिंग सिस्टम की डिज़ाइन क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था कि मोल्ड जो होता है, मोल्ड के अंदर कूलिंग चैनल्स बने होते हैं जिनके अंदर लिक्विड बहता है। लिक्विड वो कूलेंट होता है, बेसिकली पानी, और पानी के साथ कुछ मिक्सचर्स हो सकते हैं। ओके, तो ये कूलेंट का काम करते हैं जो जल्दी उसको ठंडा करते हैं। तो अगर इस कूलिंग सिस्टम की डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम है तो कूलिंग टाइम बढ़ जाएगा।
फिर आता है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक रेजिन। हर प्लास्टिक के सॉलिडिफिकेशन का टाइम अलग अलग होता है, उसके हीटअप होने का समय, मेल्ट होने का समय और उसके कूलिंग का जो टाइम होता है वो वेरी करता है। तो डिपेंड करेगा किस टाइप की प्लास्टिक है और डिपेंड करता है प्रोडक्ट की डिज़ाइन और साइज़ पर। प्रोडक्ट छोटा है तो जल्दी सॉलिडिफाई होता है, यानी कि साइकिल भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है। प्रोडक्ट अगर बड़ा हम बना रहे हैं तो उसकी फिलिंग भी टाइम लेगी, उसको निकालने में भी हमें एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, समय ज़्यादा लगेगा और टोटल जो इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल टाइम है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिन पर इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल टाइम डिपेंड करता है। अब हम अगर बात करते हैं कि कंट्रोल कैसे किया जाता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को, तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम में से कई लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में, कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के जो तरीके होते हैं उसको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। दो तरह के कंट्रोलिंग सिस्टम्स होते हैं। पहला होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम मैनुअल कंट्रोल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इन पर एक एक नज़र डालते हैं, एक एक स्टेप का एक एक बार में इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्या है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कुछ इस तरह का होता है। इसका अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो इसके जो पार्ट्स हैं, यहाँ पर देखिए इनपुट आया, इनपुट कंट्रोलर में हमने दिया, जो कंट्रोलिंग यूनिट है उसने इस इनपुट को आगे फॉरवर्ड किया और उसकी प्रोसेसिंग कर दी और प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट बना दिया। इतना बनाने के बाद जैसे ही प्रोडक्ट आउटपुट हमको मिलता है, ये कंट्रोल सिस्टम यहीं पर एंड हो जाता है। अब वो प्रोडक्ट कैसा बन रहा है इस पर ये डिपेंड नहीं करता, मैनुअल इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आउटपुट पर कोई प्रॉब्लम में आ रही है तो हम मैनुअली उसको रेक्टिफाई करते हैं अगर हमने देख लिया तो। और मैनुअल करने में ज़रूरी नहीं है कि वो 100% रेक्टिफाई हो जाए, ठीक है। तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया, ये सबसे सिंपल होता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो कंट्रोलिंग है वो आउटपुट जो हम बना रहे हैं उस पर निर्भर नहीं कर रही है। हमने जो पहले डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोसेस होगा, क्या स्टेप होंगे, क्या टेम्परेचर होगा, क्या फीड रेट होगा, किस तरह से हम फीड देंगे, तो ये सारा कुछ वैसा ही चलता रहता है। आउटपुट कैसा मिल रहा है उस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। पैरामीटर्स जैसा मैंने बताया, एक बार हमने सेट कर दिए तो पूरे साइकिल में वही पैरामीटर्स सेट रहते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, फीड रेट हो गया, इंजेक्शन जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, स्क्रू की स्पीड हो गई, ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं एक ही बार और वही पूरे साइकिल में चलती रहती हैं, पूरे प्रोसेस में चलती रहती हैं। इसमें कोई फीडबैक नहीं होता। जैसा मैंने बताया कि आउटपुट कैसा मिल रहा है, अगर इसके लिए कोई फीडबैक का प्रोविज़न किया जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फीडबैक ना होने से कोई भी अगर डिस्टर्बेंस आ रहा है हमको आउटपुट में या प्रोसेस में किसी भी जगह पर, तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट इनपुट पर नहीं पड़ता है। तो इन सारी बातों का मतलब ये निकलता है कि ये सिस्टम कम रिलायबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वालिटी होगी उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो रेक्टिफाई नहीं हो रही है। ओके, तो अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं अगर उनकी बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन जो होता है बहुत सिंपल होता है। हम देख ही रहे हैं इसमें ज़्यादा कुछ पार्ट्स नहीं होते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल है। और कंस्ट्रक्शन सिंपल है, कम पार्ट्स हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि ये किफ़ायती होगा, मतलब कम कॉस्ट का होगा। और जिस चीज़ में पार्ट्स कम हैं तो ऑब्वियस है कि उसका रख रखाव यानी कि केयरिंग, उसकी मेंटेनेंस करना इजी हो जाता है, तो कम रख रखाव या कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। बात करें अगर डिसएडवांटेजेस की तो वो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी चीज़ है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये कम सटीक है। हमको जो प्रोडक्ट बनाना है, हो सकता है कहीं प्रोसेस में डिस्टर्बेंस आ जाए और आउटपुट अगर वेरी कर जाए तो इनपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर वही प्रोडक्ट बनता रहेगा। तो सटीक प्रणाली नहीं है, ये इनएक्यूरेट सिस्टम है, ये कम रिलायबल है, इस पर हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। और स्लो प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हम जो भी रेक्टिफाई करेंगे या जो भी इसमें हम इनपुट्स देंगे, जो कुछ भी प्रोसेसिंग करेंगे वो मैनुअल है, जो भी करेक्शंस करेंगे वो सब मैनुअली करेंगे, तो ये स्लो प्रोसेस है। बात करें अगर हम अब सेकंड वाले की यानी कि क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम की, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, तो इस पर बात करें तो यहाँ पर देखिए इनपुट आया, इनपुट से फिर एम्पलीफायर, कंट्रोलर, प्रोसेसिंग और आउटपुट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह चल रहा है। लेकिन प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट निकल रहा है
उस आउटपुट का कुछ पार्ट एक फीडबैक के तौर पर इनपुट में भी जा रहा है फिर से। इसका पर्पस क्या है? आउटपुट पर जो हमको मिला उसका एक हिस्सा हमने चेक करने के लिए फीडबैक के तौर पर इनपुट पर भेज दिया। तो ये जो फीडबैक सर्किट्स होते हैं या फीडबैक डिवाइसेस आप कह सकते हैं, तो ये जो सर्किट है ये काम करते हैं कि आउटपुट को जो हमने पहले से प्रेस्क्राइब्ड शेप, साइज, डिज़ाइन, थिकनेस, मटेरियल, जो चीज़ें हमने दे रखी हैं, फीड कर रखी हैं, ये उनसे चेक करता है और आउटपुट की क्वालिटी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसको इन्फॉर्म करता है इनपुट पर जाकर और इनपुट को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फीड कम हो रही है यानी कि इंजेक्शन स्पीड कम हो रही है जिसकी वजह से मटेरियल की फीडिंग कम हो रही है और मटेरियल इनकम्प्लीट निकला हमको आउटपुट पर, तो फीडबैक के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन इनपुट तक पहुंच जाएगी और इनपुट पर जाकर के मटेरियल की सप्लाई को बढ़ा दिया जाएगा और ये काम तुरंत हो जाता है। ऐसे ही अगर टेम्परेचर की प्रॉब्लम आ रही है तो टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर दिया जाता है। तो जितने भी इस तरह के पैरामीटर्स हैं उनको यहाँ पर एक साथ रनिंग साइकिल के टाइम पर ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया जाता है। तो एडजस्ट करने से क्या होता है कि जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, क्वालिटी मेंटेन्ड मिलती है, अच्छी क्वालिटी मिलती है, आउटपुट हमारा ख़राब नहीं होता है। इसी तरह से अगर प्रोसेस के दौरान भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर प्रोसेसिंग के दौरान भी किसी भी तरह के पैरामीटर्स वेरी हो रहे हैं, तो भी ऑब्वियस है कि प्रोसेसिंग के दौरान जो डिस्टर्बेंस आएगा वो आउटपुट पर डिपेंड करेगा, उस पर उसकी क्वालिटी जो है, माफ़ कीजिएगा, डिपेंड नहीं करेगा, प्रोसेसिंग पर आउटपुट डिपेंड करेगा, जिसकी वजह से आउटपुट की क्वालिटी में चेंज आएगा और वो भी फीडबैक के थ्रू इन्फॉर्म हो जाएगा इनपुट पर। तो इनपुट पर फिर से उस चीज़ को एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये है क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये सिस्टम जो है इसमें इनपुट इज़ एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। मैंने आपको बताया कि इनपुट हम वही देते हैं, पहले आउटपुट को चेक कर लेते हैं और कैसा आ रहा है आउटपुट, उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट को एडजस्ट कर देते हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है कि ओपन लूप सिस्टम जो होता है ये एक ओपन लूप सिस्टम की ही तरह है, लेकिन एक एडवांटेज क्या है कि इसमें एक एक्स्ट्रा लूप हमने दे दिया। एक या एक से ज़्यादा लूप भी हो सकते हैं जो फीडबैक का काम करते हैं और इन्फॉर्मेशन किसी भी डिस्टर्बेंस की हमको इनपुट पर दे देते हैं। इसके बाद आता है कि इफ़ेक्ट्स जितने भी हैं डिस्टर्बेंसेस के, मैंने अभी सारी बातें आपको बताई कि प्रोसेस के दौरान हो या आउटपुट पर हो, किसी भी तरह के अगर डिस्टर्बेंस आ रहे हैं तो वो सभी ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेक्टिफाई हो जाते हैं। ओके, बिल्कुल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप दो तरह के, आपने कहीं पर अगर खाने की बात कर रहे हैं तो दो लोग ऐसे हैं। ओपन लूप सिस्टम एक ऐसा इंसान है जो आपको खाना बना करके जो रख देगा वही खाना आपको खिला देगा, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता उससे मतलब नहीं। लेकिन क्लोज लूप सिस्टम वो है जो आपको खिलाएगा, फिर आपसे टेस्ट पूछता है और आप अगर कहते हो कि इसमें नमक कम है तो वो नमक को बढ़ा करके फिर दोबारा खिलाता है कि अब ये सही हुआ कि नहीं। फिर आप बताते हो कि नहीं अब इसमें ये चीज़ कम है तो वो उसको एडजस्ट करता है। तो इस तरह से ये काम करता है। जब प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो क्लोज लूप सिस्टम जो है वो हर आउटपुट को चेक करता है और आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट को एडजस्ट करता जाता है। ओके, तो अब जो फीडबैक है ये आउटपुट का पार्ट होता है, ये पॉइंट मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। ओके, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि एक ही टाइम पर डिफरेंट पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। क्लोज लूप सिस्टम जो होता है एक टाइम पर डिफरेंट पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकता है। डिफरेंट मतलब क्या हुआ, इंजेक्शन स्पीड हो सकती है, ओके, जो फीड रेट है वो हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, इंजेक्शन प्रेशर जो है, ये सारी चीज़ें एक साथ कंट्रोल कर सकता है। ओके, तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, चलिए देख लेते हैं। तो क्लोज लूप सिस्टम की अगर हम बात करें ओपन लूप सिस्टम के कंपैरिजन में, तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होंगे। तो एडवांटेज इसमें जो है वो है, पहला है कि ये बहुत रिलायबल है क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, और ऑटोमेटिक सिस्टम होने की वजह से दूसरा एडवांटेज आ जाता है कि ये फास्ट है, ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर हम कर सकते हैं और एक साथ बहुत सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। जो इसके डिसएडवांटेजेस पर भारी पड़ जाते हैं वो क्या है, ये महंगा है। तो महंगा है लेकिन इसका इंस्टॉलेशन महंगा है, लेकिन जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसके कंपैरिजन में इसका इंस्टॉलेशन हमको महंगा नहीं पड़ता। तो एक बार अच्छा सिस्टम अगर हम लगा लेते हैं, यानी कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हम यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे आगे के प्रोसेसेस और उनकी क्वालिटी इंप्रूव रहती हैं, मेंटेन रहती हैं, जिसकी वजह से जो आगे लॉसेस हो सकते थे वो नहीं होते। तो ये महंगा है लेकिन उसका ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट है उसके कंपैरिजन में महंगा नहीं पड़ता। फिर ये कॉम्प्लिकेटेड है कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियस है, यहाँ पर पार्ट्स ज़्यादा हैं, लूप्स ज़्यादा हैं,
ज़्यादा वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है तो ये कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है। और जब कंस्ट्रक्शन बड़ा होगा तो तीसरा डिसएडवांटेज आ जाता है कि इसकी मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव जो होता है वो मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के तुलना में। ओके, तो ये तो बात हो गई कि कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। अब जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कि माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, इसके बारे में। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए सबसे तो पहले आप ये समझ लीजिए कि ये कुछ और नहीं है, ये वही ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है। अब ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो वो यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग में इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो जो अदर देन मैकेनिकल ब्रांचेस हैं लाइक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर्स, ये जो स्टूडेंट्स होंगे इनको बहुत अच्छे से पता होगा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। लेकिन मैकेनिकल होने के नाते हम कुछ बेसिक चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो ये एक बहुत छोटी सी डिवाइस होती है, बहुत छोटी सी, जो एनालॉग और डिजिटल इनपुट सिग्नल दोनों को एक्सेप्ट भी कर सकती है, उनकी प्रोसेसिंग भी कर सकती है और आउटपुट भी दे सकती है। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स का क्या मतलब हुआ, हम और आप बात कर रहे हैं ये एनालॉग है, लेकिन कंप्यूटर जो सिग्नल्स एक्सेप्ट करता है वो होता है 0-1, आपने सुना होगा। ठीक है, तो 0-1 डिजिट्स के फॉर्म में जो सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं डिजिटल सिग्नल्स। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं ये दोनों तरह के सिग्नल्स को एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, कंप्यूटर भी माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड होते हैं, इसीलिए हम अपना अगर नाम टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसको नाम नहीं पढ़ता है, कंप्यूटर अपनी कोडिंग करता है और वो 010101 के फॉर्म में एक ग्रुप बनाता है और उस कॉम्बिनेशन को हमें वो दिखाई देता है हमारा नाम लिखा हुआ, जबकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में वो कोई दूसरी सिग्नल होता है। ओके, हमको दिख रहा होता है एनालॉग, कंप्यूटर के समझ में होता है डिजिटल। तो ये किस वजह से होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर की वजह से होता है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि ये एक छोटी सी डिवाइस है। ठीक है, कितनी छोटी है अब हम लोग इसकी अभी आगे बात करेंगे। तो इट इज़ यूज्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और मशीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की हमने बात करी थी, अगर हम उसी को समझें तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हमने लगा दी, हमने डेटा फीड कर दिया उसमें, अब वो मशीन अपने आप चल रही है, आउटपुट में कोई प्रॉब्लम आई और उसने तुरंत जाकर के इनपुट को चेंज कर दिया। ये समय ऑटोमेशन का है, आपने देखा होगा ऑटोमेटिक मशीनरी होती है। ये कैसे काम कर रही है तो हमने एक बार बता दिया, उसके बाद वो अपने आप डिसीजन ले रही है कि कौन सी चीज़ वेरी हुई, किसको कंट्रोल करना है। इसी वजह से माइक्रो प्रोसेसर को हम बोल देते हैं कि ये ब्रेन ऑफ द मशीन है या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, यानी कि दिमाग है उसका। अब साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ एक बटन से भी छोटा हो सकता है या बटन के बराबर भी हो सकता है। जैसा कि आपको यहाँ एक इमेज मैंने दिखाई है, ये एक उंगली पर रखा हुआ छोटा सा सर्किट है। ओके, फिंगर टिप पर रखा हुआ छोटा सा सर्किट है, ये माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, इसी का यूज़ होता है। इतने छोटे छोटे सर्किट्स भी पॉसिबल हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इनका साइज़ बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे आईसीज जो हम लोग सुनते हैं वो। ओके, इतने छोटे सर्किट्स का यूज़ करने से आपको दिख रहा होगा कि कितना साइज़ हम घटा सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि इसमें जो तार होते हैं यानी कि वायर्स, सर्किट्स तो इसके अंदर भी हैं, लेकिन जो वायर होते हैं वो इतने पतले होते हैं कि उनकी जो मोटाई आप समझ सकते हो वो हमारे बालों से भी कम हो सकती है, बालों से भी पतले तार ये हो सकते हैं। इस वजह से जो बड़ी बड़ी हैवी वायरिंग और केबल का साइज़ होता था वो रिड्यूस हो जाता है कंट्रोल यूनिट में, और छोटा सा एक चिप जैसा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है जो सिलिकॉन बेस पर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके साइज़ की बात। अब देखिए, ये प्रोग्रामेबल है फॉर रिपीटेड ऑपरेशन, मतलब कोई ऑपरेशन हमें बार बार करना है तो हम डेटा फीड कर देते हैं उसके लिए और ये उसी डेटा के अकॉर्डिंग उस प्रोसेस को चलाता जाएगा। तो प्रोग्रामेबल है, इसको हमने एक बार बता दिया कि भाई ये प्रोसेस होना है, ये प्रोडक्ट बनना है, उसके लिए हमने इनपुट्स और सारी डेटा उसको बता दिए, तो ये अपने आप उनको बार बार रिपीट करता रहता है। ओके, जैसे कि हम मोबाइल में अलार्म लगा देते हैं और मोबाइल को बता देते हैं कि वीक में हर मंडे सुबह 7 बजे बजना है, तो मोबाइल जब तक हम उसको ऑफ़ नहीं करेंगे तब तक मोबाइल उस अलार्म को हर वीक में मंडे सुबह 7 बजे बजाता रहेगा। तो ये प्रोग्रामिंग क्यों हुई, माइक्रो प्रोसेसर की वजह से। ओके, और यही रीज़न है कि माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करना हमारे लिए आसान हो जाता है मशीन को चलाने के लिए और स्पीड ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें टाइमर सेट होता है।
ठीक है, मतलब अलार्मिंग की फैसिलिटी होती है, टाइमर्स हम इसमें सेट कर सकते हैं, ये इसमें हमको फ़ायदा है। ठीक है, कि कितने टाइम प्रोसेस चलना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें फिक्स कर सकते हैं। जैसे मोबाइल और कंप्यूटर्स में आप देखते होंगे हम टाइमर सेट कर सकते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए। ओके, इट कैन बी प्रोग्राम्ड फॉर अलार्म ऑफ एनी डिस्टर्बेंस और चेंज इन द प्रोसेस। अगर कहीं पर कोई भी गड़बड़ी आ रही है प्रोसेस में, कोई मशीन में कोई फॉल्ट आ रही है, ठीक है, पावर सप्लाई में कोई चेंज आ रहा है, या फिर किसी भी तरह से इनपुट की क्वालिटी डिक्रीज़ हो रही है, मटेरियल का क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो इसमें हम अलार्मिंग का भी प्रोविज़न कर सकते हैं कि ये अलार्म बजा करके हमको इन्फॉर्म भी करेगा और कंट्रोलिंग भी करेगा। ओके, तो ये इसका एक एडवांटेज हो जाता है कि ये इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसमें मेमोरी होती है डेटा फीड करने के लिए। मैंने आपको बताया डेटा फीड करते हैं, तो कोई भी डेटा फीड करने के लिए हमको मेमोरी चाहिए होती है। जैसे कि हम हैं, हमें कोई चीज़ याद रखनी है तो हमारे को गॉड गिफ्टेड मेमोरी है, हमारे दिमाग में मेमोरी है, हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। वैसे ही इसमें भी कुछ मेमोरी होती है जो उस डेटा को फीड करके रखती है। इट प्रोवाइड्स ऑटोमेशन एंड हाई स्पीड ऑफ प्रोसेस। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है और वो खुद से चल सकती है मशीन, तो ये ऑटोमेशन और हाई स्पीड हमको प्रोवाइड करेगा। और ऑब्वियस है कि जब मशीन काम कर रही है ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो उसके अंदर फॉल्ट्स, प्रोडक्ट के अंदर फॉल्ट्स आने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि मशीन बेसिकली रिजिड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमने जो काम बता दिया वो वही करते रहेंगे और उसी डायमेंशनिंग पे करते रहेंगे, उसी क्वालिटी के साथ करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें फॉल्ट्स बहुत कम आती हैं या नहीं आती हैं, ये रिडक्शन बहुत अधिक हो जाता है, फॉल्ट्स का जो कमी होती है वो आने लगती है। जबकि मैनुअली जब हम करेंगे तो ज़्यादा फॉल्ट्स आएंगी, ठीक है। और ये ह्यूमन इंटरेक्शन को कम करता है। अब देखिए, ह्यूमन इंटरेक्शन को कम करने के कई फ़ायदे हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन कम करने से पहली चीज़ तो ये होती है कि एक्सीडेंट्स होने कम हो जाते हैं। अगर हम पहले की बात करें, ऑटोमेशन से पहले की, आज का दौर ऑटोमेशन का है, लेकिन पुराने समय पे बड़े बड़े प्लांट्स में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती थी। मशीनों की चपेट में आकर किसी के हाथ पैर भी ज़ख्मी हो जाते थे, कट जाते थे, या कुछ केसेस में एक्सीडेंट्स ऐसे भी हुए हैं कि लोगों की जान भी गई है। तो डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स आती थी, तो उन एक्सीडेंट्स में रिडक्शन आता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कमियां हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट्स हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या पर्पस है माइक्रो प्रोसेसर का इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। तो ये यूज़ होता है टू कंट्रोल द कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड एंड स्ट्रोक। स्पीड का मतलब यहाँ इंजेक्शन स्पीड से है। स्ट्रोक लेंथ मतलब जो रैम मूव करता है उसको उसकी एक पोजीशन से दूसरी मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचने की जो दूरी होती है, ठीक है, उसकी जो एक बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन है उससे लेकर के मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचने की जो दूरी है उसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो ये स्पीड, स्ट्रोक और टेम्परेचर जो मेंटेन रखना है उस टेम्परेचर को, और प्रेशर मींस इंजेक्शन प्रेशर, इसको कंट्रोल रखता है और मेंटेन रखता है पूरे प्रोसेस के दौरान। इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देता है, इसका काम ये हो जाता है। इसके बाद आता है टू गेट क्लोज टॉलरेंसेस विद लॉन्ग एंड रिपीटेड प्रोडक्शन रन। अगर हम लगातार कोई काम मैनुअली करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं शेप, साइज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं। लेकिन जब हम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड मशीन्स के साथ लगातार प्रोडक्शन हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमको क्लोज टॉलरेंसेस, मतलब जो डायमेंशंस हमें बनानी थी उन डायमेंशंस के करीब की डायमेंशंस हमें मिलती हैं लगातार। बहुत हद तक वैसी ही फिनिशिंग और वही डायमेंशंस मिलती हैं, उनमें चेंजेस नहीं आते हैं। जबकि मैनुअल्स में इस तरह की फॉल्ट्स आ सकती हैं। उसके बाद आता है ये कन्वेंशनल वायर सर्किट्स को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से पावर लॉसेस भी घट जाते हैं और पावर लॉसेस के साथ साथ साइज़ भी घट जाता है। और ये इनपुट और आउटपुट को अल्फ़ा न्यूमेरिक जो कमांड्स हैं दोनों में ले सकता है, ठीक है, मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक कमांड्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि दोनों तरह की कमांड्स को ये एक्सेप्ट करता है। ओके, टू रिड्यूस द ह्यूमन इंटरेक्शन विद द मशीन्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड दस इम्प्रूविंग द सेफ्टी। ये मैंने आपको अभी भी बताया कि जब मानव का इंटरेक्शन कम होगा मनुष्य का, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस कम होंगे और क्वालिटी अच्छी मिलेगी। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक अब आ जाता है इंजेक्शन मोल्डिंग पैरामीटर्स। तो इंजेक्शन मोल्डिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के? तो ये वो पैरामीटर्स हैं जो मशीन के सिलेक्शन को गवर्न करते हैं। हमें मशीन जो सेलेक्ट करनी है, ठीक है, वो किस आधार पर हम सेलेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है पैरामीटर्स पर।
तो पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो शुरू हम करते हैं शॉर्ट कैपेसिटी, जिसको कहीं कहीं पर इंजेक्शन कैपेसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? तो इंजेक्शन कैपेसिटी या शॉर्ट कैपेसिटी ये मैक्सिमम अमाउंट और वेट ऑफ द मटेरियल है, मैक्सिमम अमाउंट और वेट ऑफ द मटेरियल दैट कैन बी डिलीवर्ड टू एन इंजेक्शन मोल्ड बाई जस्ट वन स्ट्रोक ऑफ रैम। यानी कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एक साइकिल हुई, ठीक है, उसमें एक साइकिल में जब रैम एक स्ट्रोक चलता है, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन से अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक गया, उस एक स्ट्रोक में वो कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल इंजेक्शन मोल्ड में ट्रांसफ़र कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट कैपेसिटी या इंजेक्शन कैपेसिटी। एक बार में रैम के द्वारा मोल्ड कैविटी में पहुंचाए गए मटेरियल की क्वांटिटी को हम बोलते हैं शॉर्ट कैपेसिटी या इंजेक्शन कैपेसिटी। ठीक, तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, द मैक्सिमम वॉल्यूम और वेट ऑफ द मटेरियल दैट द स्क्रू कैन इंजेक्ट इनटू द मोल्ड इन वन ऑपरेशन साइकिल। दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि जो बैरल होता है जिसके अंदर स्क्रू होता है, उस बैरल की हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ बैरल इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल दैट इज बीइंग इंजेक्टेड, मतलब जो मटेरियल इंजेक्ट किया जा रहा है, जो भी प्लास्टिक है वो, उसका घनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी है, उस डेंसिटी में बैरल के वॉल्यूम से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको शॉर्ट कैपेसिटी मिल जाती है। ओके, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, वज़न कि कितना मटेरियल हम सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा वही फार्मूला लगा दिया है, वॉल्यूम और डेंसिटी। ठीक, इसके बाद देखिए बात करते हैं अगले पैरामीटर्स की। तो आगे जो पैरामीटर आता है वो आता है इंजेक्शन प्रेशर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और इंजेक्शन प्रेशर की जब बात आती है तो इंजेक्शन प्रेशर एक्चुअल में केवल इंजेक्शन प्रेशर एक टर्म नहीं है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है फिल प्रेशर, जिसको प्राइमरी प्रेशर का नाम देते हैं, और दूसरा होता है होल्ड प्रेशर, जिसको हम सेकेंडरी प्रेशर भी कहते हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं? तो आपने ध्यान दिया होगा जिस वक्त हम आपको पिछले वीडियोस में भी मैंने दिखाया था कि जब प्रेशर डालते हैं मटेरियल को इंजेक्ट करने के लिए, जैसे हम इंजेक्शन, सिंपल इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन में हमको पहले प्रेस करते हैं तभी जो भी उसके अंदर मटेरियल होता है वो बाहर निकलता है उससे। ये हो गया इंजेक्शन। ओके, तो इंजेक्ट करने के लिए जो प्रेशर लगा, ठीक है, वो था इंजेक्शन प्रेशर। मतलब मटेरियल को मोल्ड के अंदर भेजने के लिए हमने रैम को आगे भेजा, तो उस रैम के द्वारा जिस प्रेशर से मटेरियल को आगे भेजा गया, धक्का दिया गया, वो तो था इंजेक्शन प्रेशर। इंजेक्शन प्रेशर के बाद आता है होल्ड प्रेशर। होल्ड प्रेशर वो प्रेशर है जो जब मटेरियल अंदर पहुंच गया, कैविटी में फिल हो गया, उसके बाद भी रैम को हमने वहीं रोक करके रखा, वो लगातार प्रेशर अप्लाई किए रहता है ताकि जो श्रिंकेज हो रहा होगा, जिस समय मटेरियल सॉलिडिफाई होता है मोल्ड के अंदर तो वो सिकुड़ता है, उस श्रिंकेज को ओवर करने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल की सप्लाई बनी रहे। ओके, तो ये होता है होल्ड प्रेशर। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रेशर। क्यों? पहले हमने इंजेक्ट किया तो वो हो गया प्राइमरी प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर या फिल प्रेशर, और दूसरा होल्ड किया तो ये हो गया सेकेंडरी प्रेशर। इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं इंजेक्शन प्रेशर। ठीक है, तो ये दोनों प्रेशर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और होल्ड प्रेशर अगर हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया तो मटेरियल में डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये जो होल्ड प्रेशर है, यानी कि रैम को हम जब तक रोक के रखते हैं फिल होने के बाद भी, उसी को जो ड्वेलिंग होती है, ड्वेलिंग के दौरान जो प्रेशर अंदर मेंटेन होता है मोल्ड में, वही होता है होल्ड प्रेशर। ठीक है, तो अब ये तो हमने देख लिया इंजेक्शन प्रेशर क्या होता है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए? फोर्स क्रिएटेड बाय पिस्टन प्रेशर, यानी कि जो रैम या पिस्टन है जो मटेरियल को धक्का देके इंजेक्शन कर रहा था, मतलब मोल्ड के अंदर धकेल रहा था, उस प्रेशर को हमको मालूम होना चाहिए, इनटू जो स्क्रू का एरिया है ये पता होना चाहिए। ओके, तो ये दो चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो हम इंजेक्शन प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इंजेक्शन प्रेशर अगर बहुत हाई हो गया तो उससे फ्लो लेंथ ज़्यादा होगी, मतलब फ्लो जो होगा वो दूर तक जाएगा मोल्ड के अंदर या डाई के अंदर। ठीक है, और अगर वो दूर तक जाएगा और प्रेशर ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि फिल भी प्रॉपर होगा, यानी कि जो कैविटी है वो ठीक से भरेगी। ठीक है, लेकिन अगर हमने इंजेक्शन प्रेशर को कम कर दिया तो क्या होगा? तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, फ्लो लेंथ कम हो जाएगी, मतलब जो मटेरियल बह के जा रहा था वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जाएगा क्योंकि प्रेशर कम है, और जब प्रेशर कम होने से वो ज़्यादा दूर बहेगा नहीं, तो
प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी, यानी कि मटेरियल जो हमारा प्रोडक्ट है वो इनकम्प्लीट भी रह सकता है, प्लस वेल्ड लाइन नाम का डिफेक्ट भी आ जाता है, वेल्ड लाइंस बन जाती हैं। वेल्ड लाइन जो डिफेक्ट है ये क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डिफेक्ट्स में, वहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा कि वेल्ड लाइंस क्या होती हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब मॉल्टन प्लास्टिक अंदर जाती है, पिघली हुई प्लास्टिक कैविटी में गई, तो उसकी अलग अलग धाराएं अगर बन गई, ठीक है, तो वो जो धाराएं यानी कि जो स्ट्रीम्स ऑफ प्लास्टिक बन गई मॉल्टन प्लास्टिक की, वो जब आपस में मिलती हैं आकर के, जिस जगह मिलती हैं अगर वहाँ पर वो प्रॉपर मिक्स नहीं हुई एक दूसरे से, तो उनके बीच में जो जॉइंट बन जाता है वो बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि वहाँ पर वो आपस में मिक्स नहीं हुई, और वो जो लाइन बनी यानी जॉइंट बना, उसी को हम बोल देते हैं वेल्ड लाइन। ये प्रोडक्ट को कमज़ोर कर देती है। ओके, अब हम देखते हैं अगला पैरामीटर। तो जो अगला पैरामीटर है वो है इंजेक्शन स्पीड। इंजेक्शन स्पीड क्या होती है, तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ प्लंजर जो है उसकी स्पीड को हम बोलते हैं इंजेक्शन स्पीड। इसको मिलीमीटर्स पर सेकंड में भी हम मीज़र कर सकते हैं। कहीं कहीं पर ये भी मेंशन किया गया है कि जो प्लास्टिक अंदर एंटर हो रही है उसकी स्पीड को हम बोल देते हैं इंजेक्शन स्पीड। तो ऑब्वियस है कि ये लगभग वही स्पीड होगी जिस स्पीड से प्लंजर मूव कर रहा है आगे। ओके, इंजेक्शन रेट की भी बात आती है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है यहाँ पर। इंजेक्शन स्पीड और इंजेक्शन रेट। इंजेक्शन रेट इज द वॉल्यूम ऑफ मॉल्टन प्लास्टिक दैट इज इंजेक्टेड इन 1 सेकेंड। इसीलिए मैंने कहा था कि कहीं कहीं पर जो मॉल्टन प्लास्टिक के अंदर आने के रेट को बोल देते हैं इंजेक्शन स्पीड, लेकिन इंजेक्शन स्पीड बेसिकली क्या है, तो वो है प्लंजर की स्पीड जो वो आगे बढ़ रहा है, जबकि इंजेक्शन रेट होता है वॉल्यूम ऑफ मॉल्टन प्लास्टिक जो 1 सेकेंड में मोल्ड के अंदर एंटर हो जाता है। तो वॉल्यूम पर सेकेंड है, तो इसको हम सेंटीमीटर्स क्यूब पर सेकेंड में मीज़र करते हैं। अगर इंजेक्शन स्पीड हमने ज़्यादा कर दी तो जो फ्लो होगा वो उसका विरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। स्पीड ज़्यादा होगी तो ईजिली वो फ्लो कर पाएगा, और जब ईजिली फ्लो कर पाएगा, ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो लॉन्ग फ्लो लेंथ होगी, यानी कि दूर तक बहाव जाएगा। दूर तक बहाव जाएगा तो उसके फ़ायदे ये भी होते हैं कि अगर अलग अलग स्ट्रीम्स बन भी गई और वो आपस में जब टकराएंगी आकर के, मिलेंगी आकर के, तो ज़्यादा स्पीड होने की वजह से उनकी मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी, और मिक्सिंग अच्छी होने की वजह से वेल्ड लाइंस जो होंगी वो नहीं होंगी, उनकी स्ट्रेंथ अगर बनती भी हैं तो उनके अंदर मजबूती होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये स्पीड ज़्यादा कर दी तो उस दौरान हमको वेंटिंग की भी अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, मतलब अंदर जो गैसेस डेवलप हो रही हैं उनको निकालने का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर हमने इंजेक्शन स्पीड को कम रखा तो डिफेक्ट्स आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि फिर जो रेजिस्टेंस होगा वो अधिक होगा और फ्लो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो वेल्ड लाइन बनेंगी उनकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो डिफेक्ट्स आ जाएंगे। पुअर फ्लो यानी कि फ्लो अच्छा नहीं होगा, वेल्ड लाइंस जो होंगी उनकी स्ट्रेंथ कम होगी, और इनकम्प्लीट फिलिंग भी हो सकती है, प्रोडक्ट पूरा ना भरे हो सकता है, कैविटी पूरी ना भरे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट पूरा ना भरे, ठीक। तो नेक्स्ट पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है डे लाइट। डे लाइट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मशीन के सिलेक्शन में, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जब प्रोडक्ट बनाती है तो वो पहले तो ये बना लेती है, ये डिसाइड करती है कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, उसका साइज़ क्या होगा, और प्रोडक्ट के साइज़ पर ही हम मशीन का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डे लाइट, तो डे लाइट जो होता है ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में ये फिक्स्ड प्लेटन और मूवेबल प्लेटन के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। फिक्स्ड प्लेटन और मूवेबल प्लेटन के बीच की डिस्टेंस होती है। ये कितनी डिस्टेंस मैक्सिमम हो सकती है इसी पर डिपेंड करता है कि हम मशीन का सिलेक्शन कैसे करें, ठीक है। अगर प्रोडक्ट हमको बड़ा बनाना है और डे लाइट उसका हमने कम सेलेक्ट कर लिया मशीन का, तो हमारा प्रोडक्ट उसमें से निकल नहीं पाएगा, बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो उतना मूव ही नहीं करेगा, उतना स्पेस ही हमको नहीं मिलेगा मोल्ड ओपन करने के बाद जिससे प्रोडक्ट को हम बाहर निकाल पाएँ, ठीक। तो डे लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको यहाँ पर डायग्राम में देखिए दिख भी रहा है। एक फिक्स प्लेटन और एक मूवेबल प्लेटन होती है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप में से किसी को भी ना समझ में आए तो आप हमारे पिछले वीडियो पर जाइएगा, जो इंजेक्शन मोल्डिंग का पार्ट 1 का वीडियो है, ओके। उसमें आपको समझ में आएगा कि फिक्स प्लेटन और मूवेबल प्लेटन क्या क्या होते हैं। तो फिक्स्ड प्लेटन जो होती है ये क्लैंपिंग यूनिट से जुड़ी हुई होती है, और मूवेबल प्लेटन जो होती है वो क्लैंपिंग यूनिट से जुड़ी हुई होती है, जबकि फिक्स प्लेटन होती है ये बैरल वाली जो यूनिट है उससे जुड़ी हुई होती है। मूवेबल प्लेटन आगे पीछे मूव कर सकती है और मोल्ड को ओपन क्लोज करने का काम जो होता है वो यही करती है, ओके। तो फिक्स्ड और मूवेबल प्लेटन के बीच में ही मोल्ड लगा होता है, और इन्हीं दोनों प्लेटों की बीच की दूरी को हम बोलते हैं डे लाइट। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है मशीन सिलेक्शन करने के लिए।
Maximum daylight is the maximum gap allowed between these two plates and the minimum permitted gap is minimum daylight. ठीक है, तो इनके आधार पर हम सिलेक्ट करते हैं कि किस साइज़ का प्रोडक्ट इस मशीन में बन सकता है और इसी के बेस पर हम मशीन का सिलेक्शन करते हैं. ठीक है, उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी सारे चीज़ें क्लियर हुई होंगी. अगर आपका कोई सजेशन है या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग के जो डिफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं और एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होते हैं. तो इतनी सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें. और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको ये अलार्मिंग भी मिलती रहे, जस्ट लाइक द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.